नमस्कार, मैं बापी बनर्जी एक बार फिर से आपका स्वागत है आसनसोल टाइम्स के आज के बुलेटिन में। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602228499। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। अछड़ा के एक प्राइवेट स्कूल से घर जा रहे 8वीं कक्षा के छात्र को दूसरे राज्य के कुछ युवकों द्वारा जमकर पीटने का आरोप लगाया जा रहा है। घटना के संदर्भ में पता चला है कि बाथानबाड़ी गांव निवासी 8वीं कक्षा का छात्र नवीन लाहा स्कूल से घर लौट रहा था। यह सालानपुर थाने के रूपनारायणपुर चौकी अंतर्गत रूपनारायणपुर रेलवे पुल पार कर प्रतापपुर गांव के सामने स्थित है। अचानक 4 युवकों ने आकर उसकी जमकर पिटाई की। उसकी आंखों और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। उसे पीठाकियारी ग्रामीण अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। घायल छात्र नवीन लाहा ने बताया कि स्कूल से घर जाते समय अचानक 4 लोग प्रतापपुर गांव के पास आए और बिना बात उसे मुक्कों, बेल्टों और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। बिना कारण उसे मारते मारते रेलवे लाइन के पास ले गए। कुछ स्थानीय लोगों ने उसे पिटते देखा और उसे बचाया। हालांकि घायल नवीन लाहा ने कहा कि जब उसे पीटा जा रहा था तो उन लोगों की बातों से उसे पता चला कि उनमें से 2 बिहार के थे। हालांकि घायल छात्र के पिता कंचन लाहा ने कहा उनके बेटे को मारने की योजना थी। उनके बेटे को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। 4 अपराधियों में से 2 को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 का नाम सुना है। वे लोग सत्येंद्र कुमार और गौरव कुमार हैं। वो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन 2 अन्य अभी भी फरार हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनके बेटे पर हमला क्यों किया गया। उन्होंने सालानपुर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ঘটনাটা হয়েছে কালকে আমার ছেলে বাড়ি ফিরছিল স্কুল থেকে। সেই সময় 4জন ছেলে রূপনারায়ণপুর ব্রিজের নিচে, যেটা প্রতাপপুর গ্রাম বলে রাস্তা মাঝে, ছেলেটাকে খুব মারামারি করে বেল্ট এবং পাঁচ দিয়ে চোখে গুরুতর আঘাত হয়। সেই আঘাতের জন্য আমি কাল থেকে ছুটাছুটি করছি হসপিটালে, ঠিক আছে, চিকিৎসার জন্য। যার জন্য আমি লিখিত অভিযোগ দিতে পারিনি পুলিশের কাছে। আজকে আমি এখন লিখিত অভিযোগ দিচ্ছি। কি কারণে আপনার ছেলেকে মারধর সেটা করা হলো? এখনো জানা যায়নি যে কি জন্য মেরেছে। কারা মেরেছে জানতে পেরেছেন? ছেলেগুলো এখন যে 2টো ছেলে সেটা বাইরের ছেলে, কোথাকার? তা পাটনা বিহার, যেটা শেখপুরা বলে কোনো জায়গা রয়েছে, সেখানকার ছেলে। কি দিয়ে মেরেছে আপনার? বেল্ট দিয়ে মেরেছে এবং পাঞ্চ ছিল হাতে। পাঞ্চ ইউজ করার আগেই ওখানের স্থানীয় লোকজন জমা হয়ে যায়। তখন ওরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। সেই সময় তেড়ে একজনকে ধরা হয়। আপনার ছেলে কোথায় গিয়েছিল? হোলি এঞ্জেলস স্কুলে ছুটি হয়ে বাড়ি ফিরছিল। কি চাইছেন এখন আপনার? দাবি আমাদের এটাই যে তার যথাযথ শাস্তি হোক, কারণ প্রাণে মারার একটা চেষ্টা হয়েছিল। যদি বাইরের থেকে ছেলে এসে এখানে এইভাবে করে, তাহলে ধরুন যে পরবর্তীকালে আজ আমার ছেলে হয়েছে, কাল আবার আপনার মেয়ে হতে পারে, আপনার ছেলে হতে পারে। আমার এটাই দাবি যে তাদের যথাযথ শাস্তি হোক, কঠোরতম কঠোর শাস্তি হোক। সেরকম শত্রুতা আছে বলে মনে করছেন? না, সেরকম কোনো শত্রুতা আমার ছেলের সাথে থাকবে বলে আমার মনে হয় না। পুলিশে লিখিত অভিযোগ করলেন? হ্যাঁ, লিখিত অভিযোগ করছি। আমি এখন সালানপুরে যাচ্ছি, যেটা আমাদের ইনভেস্টিগেশন সেন্টার। আপনার নাম? কাঞ্চন লাহা।
আমাকে যখন আমি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরি, আমার স্কুল নিউ হল্যান্ড পাবলিক স্কুল, ওখান থেকে যখন আমি বাড়ি ফিরছিলাম তখন রাস্তায় আমাকে 3টে লোক ছিল ফার্স্টে, ওরা ধরে আমার চোখে এসে মারছিল বেল্ট ফেল্ট দিয়ে। তারপর আরেকটা লোক এলো, ও ধরে নিল আমার হাত টাত, রেল লাইনের ধারে নিয়ে যাচ্ছিল। তারপর পাবলিক জমা হয়ে গেল ওখানে পুরো। ফির তারা এসে বললো তো ওরা ভয়ে পালাচ্ছিল। কেন তোমাকে মারধর করা হলো? তাদেরকে তুমি চেনো? না, আমি তাদেরকে চিনিনি। কি কারণে তোমাদেরকে মারলো? কোনো বলেনি। মারতে মারতে ওটার মধ্যে একটা ছেলে নাম বললো তার, গৌরব, পাটনাতে থাকে, বাস এতটাই আমাকে ওখানে বললো জাস্ট। ফার্স্টে 3জন ছিল, ফির আরেকজন এসেছিল কোথার থেকে। বেল্ট ছিল আর কোনো ওয়েপন ছিল তাদের সাথে। আমি 8 ক্লাসে। কোথায় লেগেছে তোমার? আমার এই চোখে লেগেছে, মাথায় মেরেছিল, এখানে ওগুলো ব্যথা হয়েছিল। তুমি কি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলে? হ্যাঁ, আমি তখন বাড়ি ফিরছিলাম। কোথায় বাড়ি তোমার? আমার বাড়ি বাথানবাড়ি। কি নাম তোমার? আমার নাম নবীন লাহা। অভিযোগ করলে? করবে, বাবা করছে। अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतह करके आसनसोल आने वाली आरपीएसएफ की महिला बटालियन 16वीं वाहिनी की पूनम कंवर को आज आसनसोल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की तरफ से सम्मानित किया गया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए 16वीं वाहिनी के अधिकारी टीएस बनर्जी ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि 16वीं वाहिनी, जो कि पूरे देश में रेलवे आरपीएफ की एकमात्र महिला बटालियन है, उसकी कांस्टेबल पूनम कंवर ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर फतह हासिल की। उन्होंने बताया कि ये बड़ी खुशी की बात है कि उनके बटालियन में इस तरह के जांबाज खिलाड़ी हैं। पूनम चाहती हैं कि वो 7 महादेशों की सभी सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई कर सकें। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगी और वहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करेंगी। मेरा यात्रा बड़ा चैलेंजिंग रहा और बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही एक्सपीरियंस वाला रहा। और मैं ये चाहती हूँ मेरी यात्रा के बाद कि मेरी और भी जो साथी हैं, बल सदस्य हैं, वो भी वहाँ तक जाएं। और बहुत सारे बल सदस्यों का सपना भी है कि वो भी मेरे साथ जाएं, लेकिन वो जा नहीं पाती है। मैं निवेदन करूँगी सर से कि उनको भी अगला जो भी मेरा एक्सपेडिशन रहेगा उसमें उनको भेजें। माउंटिंग के लिए कहाँ गए थे आप? मैं सबसे पहले एक CAPF के थ्रू BSF BRT उत्तराखंड में BSF वालों का ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें गई थी सबसे पहले। फिर वहाँ से मुझे कुछ पता चला कि इसके बाद ऐसे एक सर्टिफाइड ट्रेनिंग करना ज़रूरी होता है, उसके बाद आपको IMF से जुड़ना ज़रूरी होता है। फिर धीरे धीरे मुझे एक के बाद एक स्टेप मिले और मैं फिर एक्सपेडिशन तक पहुँची। आज आपको सम्मानित किया गया सोलन बटालियन की तरफ से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। क्या कहिएगा? मैं इनके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ जो इन्होंने मुझे इतना बड़ा समझा, इस लायक समझा। आगे भी मैं इनसे उम्मीद करूँगी कि ऐसे ही मेरा सहयोग करें और भी इससे आगे करने के लिए क्या सोचे हैं माउंटिंग? इसके लिए मेरा एक ही टारगेट है कि मैं अपने भारत के फ्लैग और हमारे रेल सुरक्षा बल का फ्लैग है उसको विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट उसको फहराना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले एक और 7 समिट पीक होती है, 7 पीक, उसमें से मेरा एक किलिमंजारो हो गया है। नेक्स्ट मेरा ऑस्ट्रेलिया कोजिस्को है जो शायद 26 जनवरी को एक बैच जा रहा है। मैं निवेदन करूँगी मेरे विभाग से कि वो मुझे वहाँ तक भेजें, मेरे को आर्थिक सहायता दें और मैं वो वहाँ पे जा करके अपने सुरक्षा बल का फ्लैग और भारतीय फ्लैग को पहना सकूँ। कितने दिन का यात्रा था आपका माउंटिंग यहाँ का? अभी पीछे मेरा सर 9 दिन का एक्सपेडिशन था, 23 से 1 दिसंबर तक। कितने मीटर ऊंचाई चढ़े थे आप? कितने दिन में चढ़े थे? 5900 कुछ है सर मीटर है और 19,400 कितने दिन लगा? वहाँ सर 4 दिन और लास्ट एक नाइट सब मिड डे नाइट। आपका नाम बोलो। चैलेंजिंग थी, टेक्निकल नहीं थी बट बड़ी चैलेंजिंग थी। उसमें हम 8 लोगों का था, हमारे जो गाइड थे उन्होंने सभी को सबमिट करवाया, सबमिट करवाया और वापस गए। आपका नाम? मेरा नाम लेडी कांस्टेबल पूनम है। मैं 16 बटालियन आसनसोल की बहादुर कंपनी में जयपुर में कार्यरत हूँ। इन्होंने मुझे वॉट ऑफ थैंक यू देने के लिए स्पेशली एक कंपनी ने मुझे यहाँ बुलाया। मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ, साथ में सरकार हेडक्वार्टर से। आज का प्रोग्राम ये है कि हम लोग हमारे जो 16वीं वाहिनी जो आरपीएसएफ की महिला बटालियन है, पूरा इंडिया में एक ही महिला बटालियन, तो 16वीं वाहिनी आसनसोल है। और हमारे एक लेडी कांस्टेबल जिसकी नाम है पूनम कंवर,
जो राजस्थान की है, वो माउंटेनियरिंग करती है और इसी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन के दौरान उन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो उसको फतेह किए हैं। और ये इंडियन रेलवे की इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी लड़की रेलवे पर्सनल जो इस पीक को स्केल किया है, और भविष्य में उनका प्लानिंग है 7 कॉन्टिनेंट घूमने का। नेक्स्ट यहाँ से उनका ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वहाँ वो जाएंगे, और 2-3 साल में उनका प्लानिंग है एवरेस्ट को स्केल करना। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे बटालियन में ऐसी स्पोर्ट्स वुमेन मौजूद है। हम लोग उनको फुल सपोर्ट करते हैं, और उनका जो ये अचीवमेंट है ये पूरी देश के लिए गौरव की बात है। हमारे शुभकामनाएं उनके साथ है, वो आगे की जो भी एक्सपीडिशन करे उसमें सफल रहे, ताकि हमारे वंश का नाम जो है रोशन हो, और देश का बाकी इनको देख के और भी हमारे लेडी जवान या जो भी टीवी सोशल मीडिया की थ्रू से जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, कोई भी यंग लड़की इससे इंस्पायर होके आगे इसी टाइप का माउंटेनियरिंग को अपने कैरियर के रूप में चुने। इतना अच्छा बढ़िया परफॉर्मेंस करने के बाद रेलवे बोर्ड से ऐसा कोई संदेश आया? रेलवे बोर्ड से संदेश आया है, और हमारे आईजी साहब ने इस लड़की को डीजी साहब से मिलवाए थे, जहां डीजी साहब ने इनको कमेंडेशन दिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस किए हैं। और हम लोगों का ये प्लानिंग है कि डीआरएम साहब से भी हम लोग इनको मिलाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम है TS बनर्जी, मैं एडजुटेंट हूँ 16वीं वाहिनी आसनसोल। आज आसनसोल नगर निगम में बोर्ड मीटिंग हुई। यहाँ बोर्ड मीटिंग में आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीम उल हक सहित तमाम MMIC बोरो चेयरमैन और पार्षद उपस्थित थे। यहाँ नए साल के कैलेंडर का भी उन्मोचन किया गया। बैठक के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए अमरनाथ चटर्जी ने बताया कि आज आसनसोल नगर निगम में बोर्ड मीटिंग हुई। इस बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले जिन विशिष्ट व्यक्तियों का देहांत हुआ है उनको श्रद्धांजलि देते हुए मौन धारण किया गया। इसके उपरांत आज की बैठक में कई अहम फैसले हुए। उन्होंने कहा कि हाउस फॉर ऑल के लिए जियो ट्रैकिंग करके लोगों तक आसानी से पैसा पहुंचाने का इंतजाम किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पैसा नहीं दिए जाने की वजह से अभी कुछ परेशानियां आ रही थीं, लेकिन अब उम्मीद है कि वो परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि DVC द्वारा पानी नहीं छोड़े जाने की वजह से पिछले कुछ समय से आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पानी की कमी देखी जा रही थी, लेकिन आसनसोल नगर निगम द्वारा वैकल्पिक इंतजाम किए जाने की वजह से इस कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर लिया गया है। आज की बैठक में जल विभाग के अधिकारियों को ये हिदायत देने की बात कही गई कि जो भी लंबित कार्य हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि शहर को साफ सुथरा रखने को लेकर भी कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ परिवर्तन लाया गया है, जिससे कि आसनसोल नगर निगम क्षेत्र को साफ सुथरा रखा जा सके। घर घर से कचरा उठाने को लेकर भी कुछ नए नियम लाने की बात कही गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए स्कूल के टाइम पर ट्रैक्टरों में लोहा, बालू, कोयले की लोडिंग अनलोडिंग को रोकने के बारे में भी फैसला लिया गया। वहीं आज की बैठक में 127 प्लान भी पास किए गए। उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने निर्माण के प्लान को पास करवाना चाहते हैं। इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आज 127 प्लान भी पास किए गए। वहीं मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आज की बोर्ड मीटिंग में आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि छठ पूजा के आसपास आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में पानी की काफ़ी कमी हो गई थी। इसकी मुख्य वजह DVC द्वारा पानी नहीं छोड़ा जाना था। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। आज ही कुल्टी इलाके से कुछ लोग पानी की समस्या लेकर आए थे। वहां पर कुल्टी सेल द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है, परंतु वहां पर भी
पानी की आपूर्ति नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए वहां पर टैंकर का इंतज़ाम किया गया है और उनको कहा गया है कि वो घर में पानी की पाइपलाइन लगाने के लिए जो औपचारिकता है वो पूरी करें। আজকের সভা আমরা প্রথমে আমাদের বিশিষ্ট কয়েকজন মানুষ মারা গেছেন। আমাদের এস কৃষ্ণান মারা গেছেন, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল এবং জাতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা, এবং জাকির হোসেন, ওস্তাদ জাকির হোসেন মারা গেছেন। আমাদের রতন চ্যাটার্জি মারা গেছেন আসানসোলের। আমাদের দিলীপ দাস বিশিষ্ট গায়ক মারা গেছেন। এদের স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে আত্মার শান্তি কামনা করে আমরা বোর্ড মিটিং আজকে শুরু করেছিলাম। তারপরে বিভিন্ন রকমভাবে হাউস ফর অলের আমরা যাতে মানুষ সুযোগ সুবিধা পায় এবং তাড়াতাড়ি টাকাটা পায় তার জন্য আমরা বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবং কেন্দ্রীয় সরকার টাকা পাঠাচ্ছে না বলে ওনাদের জন্য আমাদের একটু দেরি হচ্ছে, কিন্তু জিও ট্যাকিং করে সঙ্গে সঙ্গে যাতে টাকাটা পেয়ে যায় তার জন্য আমরা একটা নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি আজকে সকলের সহমত নিয়ে। দ্বিতীয় জলের সমস্যাটা আমরা বললাম যে ডিবিসির জন্য যে জলটা ছাড়ছে না সেটার জন্য আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, যার জন্য আমরা আসানসোলে জলসংকটটা একটু তৈরি হয়েছিল, কিন্তু এখন বিভিন্ন রকমভাবে আমরা সেই জলসংকটটাকে দূর করতে পেরেছি যাতে আরও জলের কষ্টটা যাতে না থাকে তার জন্য আমাদের কাজের আমরা প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য বললাম যে যাতে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের কাজগুলো শেষ হয়ে যায় আইজিগুলো, সেই জন্য কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে শুরু করেছি। তৃতীয় হচ্ছে যে আমাদের কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে শহরটাকে সাফাই রাখার জন্য আমরা চেষ্টা করছি, এবং যেখানে আমাদের প্রত্যেক দিন তাদের বাড়ির ময়লা কালেকশানের জন্য আমরা আলাদা ব্যবস্থা করেছি। তার জন্য কিছু নিয়মও আমরা চালু করার ব্যবস্থা করেছি। কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাতে শহরটা জাম না হয়। এই যেমন ট্রাক্টরগুলো মাল লোড আনলোড যে করে, বালি, কয়লা, লোহা, রড ফড নিয়ে যায় রাস্তার ওপর দিয়ে, যার জন্য স্কুল টাইমটা যাতে আমাদের হয় সুবিধা থাকে সেগুলো বন্ধ করার জন্য। আবার স্কুল যখন ছুটি হয় বা অফিসগুলো যখন ছুটি হয় সেই সময়টা যাতে যখন মানুষের সুবিধার জন্য আমরা সেটা একটা টাইম ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এরকমভাবে আমরা বেশ কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং 127টা প্ল্যান আমরা আজকে এই সভায় পাস করেছি, যাতে মানুষের অনেক রেসিডেন্সিয়াল বাড়ি আছে যারা নিয়ম মাফিক করতে চাইছে। আর আমাদের আসানসোল থেকে যে ইউপিএসসির যে কথাটা বললাম, ইউপিএসসির তে যে প্রথম স্থান অধিকারী করেছে সিনজন অধিকারী, তাকে আমরা শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। তার আনন্দে আমরাও গর্বিত ফিল করি আসানসোলের জন্য। আমরা তার বাড়িতে শুভেচ্ছা বার্তা গত শুক্রবারের মধ্যে বলেছি পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য, এবং আমরা অভিনন্দিত ওনাকে করতে চাই, সেই জন্য পরবর্তীকালে ওনার সঙ্গে অফিসের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হবে। আর ড্রেনেজ সিস্টেমের উন্নয়নের জন্য আমরা বিশেষ কিছু কাজের ব্যবস্থা নিলাম আজকে বোর্ড মিটিংয়ে, সেইগুলো খুব তাড়াতাড়ি আমরা শেষ করব। এখানে উদ্বোধন করলাম যাতে এবং তাড়াতাড়ি যাতে ক্যালেন্ডারগুলো পেয়ে যায় এবং পৌর নিগমের প্রচারটা যাতে হয় সেটারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। পৌর নিগমে এবারে আসানসোল বাদারফ রুটের ছবি দেওয়া হয়েছে। পৌর নিগমে আমরা যে গেটটি তৈরি করেছিলাম সেই গেটটির ছবিটা এখানে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, নজরুল রবীন্দ্রনাথের ছবির মধ্যেখান দিয়ে সাহিত্য এবং সম্প্রীতির যে ভাবধারা সেটাকে তুলে ধরার আমরা চেষ্টা করছি। বিদায় 2024কে কেন্দ্র করে শহরবাসীকে শহরবাসী যারা 24কে আনন্দ সহকারে করেছেন, বিদায় জানাচ্ছেন, এবং কোনো রকম অঘটন আমাদের মধ্যে ঘটেনি। সবারই মধ্যে সম্প্রীতির বাতাবরণের মধ্যেখানে আমরা সমস্ত আনন্দ উৎসবগুলো পেশ করেছি। 2025 আসছে, সকলকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। ভগবানের কাছে এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি যেন প্রত্যেককে ভালো রাখেন, সুখে রাখেন, শান্তিতে রাখেন। যত শান্তি বোঝাই থাকবে আমরা তত নতুন নতুন সমাজ আমরা তৈরি করতে পারবো। আমরা নিয়মকানুন তৈরি করেছিলাম বলেই আমরা 2024-এ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মধ্যেখানে আমরা 22তম শহর হয়েছি আসানসোলে পলিউশন ফ্রি। তো আর পশ্চিমবঙ্গে আমাদের আসানসোল শহর প্রথম হয়েছে, তার জন্য আমরা প্রায় 25 কোটি টাকা একটা পুরস্কার পাচ্ছি।
কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে। তার জন্য আমরা এইটি আমরা আসানসোল শহরবাসীর জন্য উৎসর্গ করতে চাই যে আসানসোল পৌর নিগম তো চেষ্টা করছি, শহরবাসীকেও এর জন্য উদ্যোগ নিতে হবে, কারণ তাদের পরের প্রজন্মের জন্য গাছ লাগানো বা অন্যান্য যে সমস্ত প্রক্রিয়া আছে যেখানে দূষণ মুক্ত থাকবে সেগুলোর জন্য শহরবাসীকেও দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা এই পুরস্কারটি আনন্দ উপভোগ করার জন্য আমরা শহরবাসীকে এই পুরস্কারটি উপস্থাপনা করলাম। এবার যেমন উন্নয়ন নিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডের যা কাজ কর্ম থাকে, গতবার যেগুলো দিয়েছিল পিছনে পড়ে আছে, এবারে নতুন কি কাজ হবে সেই নিয়ে আলোচনা। দাদা এর মধ্যে কি জলের প্রচুর কষ্ট এলাকাতে, সে নিয়ে নতুন কিছু বোর্ডে কিছু হয়েছে? জলের কষ্ট আসানসোল কর্পোরেশনে ছট পুজোর আগের থেকে হয়েছিল, এখনো একটু আছে। ডিবিসি থেকে জল একদমই পাওয়া যাচ্ছিল না, এখনও কম পাওয়া যাচ্ছে। তো সেখানে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার যারা আছে তারা পরিশ্রম করেছে, আমাদের স্টাফেরা পরিশ্রম করেছে, মানে সে নদীতে ড্রেন করে আমাদেরকে আজিতে জল আনতে হয়েছে। সেখান থেকে আমরা মানুষকে জল দিচ্ছি। এখন দুটো জায়গায় আমাদের এই জাস্ট এক্ষুনি আমার কাছে এসেছিল, একটা কুলটি থেকে শিমুলগ্রাম এবং আমাদের আরেকটা ওয়ার্ড থেকে এসেছিল কলোনি। তো সেটা ইস্কোর থেকে মানে কুলটি ইস্কোর থেকে জল দেয় ওখানে। তো ওদেরও সেম অবস্থা, ডিবিসি জল না দেওয়ার জন্য অবস্থা, জল দিতে পারছে না। আমরা অলরেডি গতকাল থেকে ওখানকার যারা মানুষজন আছেন, এবং জল না থাকলে মানুষ মানে সব কিছু না থাকলে পারা যায়, জল না থাকলে কিন্তু পারবে না মানুষ। তো ওখানকার মানুষ ফোন করার পর ওখানে আমরা আমাদের কর্পোরেশন থেকে যতটুকু ট্যাঙ্কার দিয়ে হেল্প মানে মানুষকে দেওয়া যায় চেষ্টা করেছি। আজকে ওনারা এসছেন, কিছু গাড়ি বাড়াতে বলেছেন এবং পাইপ লাইনের জন্য বলেছেন। আমরা বলেছি যা প্রসেস আছে করে নাও, আমরা পাইপলাইন করে দেবো এবং এখন আপাতত আমরা ট্যাঙ্কার আরও বাড়ানোর কিছু বাড়িয়ে আমরা জলটা দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। আজকে বোর্ড মিটিংয়ে নতুন ক্যালেন্ডার যেহেতু ইংরেজি নববর্ষ আসছে, তো সে কারণে ইংরেজি নববর্ষের জন্য সকলকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। সকল আসানসোলবাসীকে, আসানসোল পৌর নিগমের অন্তর্গত সমস্ত মানুষকে আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আমি অনেক আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং নতুন বছর সবার খুব ভালো কাটুক। আসানসোল কর্পোরেশন যেভাবে আপনাদের সাথে আছে, আপনারা যেভাবে আশীর্বাদ করছেন, আশীর্বাদের হাতটুকু রাখুন। আমরা নিশ্চিতভাবে আপনাদের যেটা দরকার হয়তো পুরোপুরি না হলেও আমরা নিশ্চিতভাবে আপনাদের সাথে থাকবো, পাশে থাকবো। নতুন বোর্ডে কোনো কিছু না, কিছু জলের জন্য যেগুলো গরিব মানুষ যেগুলো মাটির বাড়ি আছে তাদের কষ্ট হচ্ছিল, হয়তো যেটা আমাদের ধার্য করা হয়েছিল টাকাটা ছিল, সে টাকার পরিমাণটা বেশি ছিল, মানুষরা বাড়িতে জল নিতে পারছিল না। যেটা পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেটা উদ্যোগ রয়েছে বাড়িতে বাড়িতে জল দিতে হবে, তো সেটার জন্য প্রচুর মানুষ আছে, গ্রামের মানুষ আছে, শহরের মানুষ আছে, যেখানে হয়তো মাটির বাড়ি রয়েছে, গরিব মানুষ আছে, খেটে খাওয়া মানুষ আছে, তারা পাচ্ছিল না। তাদের কথা চিন্তা ভাবনা করে আমরা 500 টাকা করে দিয়েছি সেটাকে বাড়িতে জল দেওয়ার জন্য, এবং বিল্ডিংয়েরটা যেটা 3000 টাকা 3000 টাকা করা হয়েছে। দাদা জিতু সিং অভিযোগ তুলে যে ট্যাক্স নিয়ে যে ট্যাক্স আদায় হওয়া উচিত আদায় হয়েছে, ইলিগাল কনস্ট্রাকশনের উপরে আপনি অলরেডি অনেক চিঠি করেছিলেন, সেখান থেকে ট্যাক্স আসা ছিল 500 কোটি টাকার উপরে, কিন্তু সেই টাকাটা কেন আসতে পারেনি, কী কারণে আসতে পারেনি? দেখুন, আসতে পারেনি না, এক নম্বর হচ্ছে যে কোনো মানুষ যাদের ফাইন হয়েছে, কারো 98 কোটি হয়েছে, কারো 50 কোটি হয়েছে, কারো 70 কোটি হয়েছে, তারা তো কোনো মানুষে মানে চাইবে যে পকেট থেকে অতটা টাকা দিয়ে দিতে। আমাদের হয়তো আরও অ্যাগ্রেসিভ হতে হবে, যেখানে হয়তো ইন্ডাস্ট্রিটা যদি আমরা ভেঙে দিই, মানুষ রয়েছে চাকরির কাজ করে হ্যান করে, এবারে তাদের সাথে তারা আসছে, কথাবার্তা বলছে, চিঠি করেছে, রিকোয়েস্ট করছে আমাকে রেটটা কমানোর জন্য। তা আমরা সমস্ত যারা আমরা এমআইসিরা রয়েছি বা আমরা ডেপুটি মেয়ররা রয়েছে, চেয়ারম্যানরা রয়েছে, আমাদের যারা স্টাফ আছে, আমরা আলাপ আলোচনা করছি, আলাপ আলোচনা করে একটা রেট যদি আমরা কি করি না করে তারপর। আর ট্যাক্স, যেটা ট্যাক্স বাড়ির ট্যাক্স যেগুলো, সেগুলো যেভাবে প্রতি মাসে যেভাবে প্রতিনিয়ত যেভাবে কালেকশন হয় এখনও চলছে, আগামী দিনেও চলবে। ওটাকে আরও বাড়ানোর জন্য আমরা চেষ্টা করছি, কোনো প্রাইভেট এজেন্সিকে দিয়ে যদি আমরা করাতে পারি, কারণ আমাদের স্টাফের সংখ্যা খুবই কম কর্পোরেশন।
মানে হয়তো গোটা দিনে আমরা গোটা মাসে হয়তো আমরা একটা ওয়ার্ডের একটা গ্রামও করতে পারবো না, কারণ স্টাফের সংখ্যা খুব কম আছে। আমরা চিন্তা ভাবনা করছি লোকাল মানে কোনো প্রাইভেট এজেন্সিকে দিয়ে যদি আমরা করাতে পারি, হয়তো আমরা জানুয়ারি মিডল থেকে হয়তো আমরা চালু করতে পারবো প্রাইভেট এজেন্সিকে দিয়ে। সুপ্রিম কোর্ট তো নির্দেশ দিয়েছে ইনলিগাল কাজ। বিধানসভাতে পড়ছে পর্যটক কেন্দ্র মাইথান, মাইথানটাকে আপনারা কীভাবে সাজিয়েছেন, কী করলেন মাইথান? এবং মাইথন পঞ্চায়েত এলাকাতে পড়ছে। মাইথনটা আমার বিধানসভাতে, আমি ওখানকার এমএলএ। তো ওটা করার পর আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির থেকে সারানপুর পঞ্চায়েত সমিতি থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ওখানটাতে করা হয় এবং বিভিন্ন রকম আমরা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে টয়লেট যেগুলো অ্যারেঞ্জ করা সেগুলো করেছি। কিন্তু ওটাকে এবং ওখানে যে স্পিড বোটগুলো আছে, পুরো স্পিড বোটগুলো কিন্তু আমাদের তরফ থেকে আমরা আড্ডার থেকে দেওয়া করেছিলাম। সবগুলো কিন্তু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগী হয়েছে। এবং ওখানে একটা রোপওয়ের জন্য আমরা অলরেডি একটা পাহাড় থেকে আরেকটা পাহাড়ে রোপওয়ের জন্য আমরা, যাতে মানুষ আরও বেশি আকর্ষিত হয়ে আসে, তার অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা ওখানে করছি। রোপওয়েটার জন্য প্রচুর একটা এস্টিমেট হয়েছে, সেগুলো আমরা পাঠিয়েছি অলরেডি। তো ওটা স্যাংশন হলে হবে, ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখনই করবেন তখন নিশ্চিতভাবে হবে। তাছাড়াও ওখানে আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের থেকে, আপনারা খুশি হবেন, মানুষ খুশি হবে, আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ওখানে একটা গেস্ট হাউস অলরেডি বানানো চলছে কল্যাণেশ্বরীতে, এবং ওটা হয়তো আমরা জানুয়ারির 20 মধ্যে ইনঅগুরেশন করব। মানে বানানো কাজ প্রায় চলছে, শেষের মুখে আছে। যেটা হয়ে যাবে সেটা আমরা 20 তারিখের মধ্যে ওপেনিংয়ের চেষ্টা করছি, ওখানে যাতে মানুষ পরিষেবাটা পায়। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। वामपंथी श्रमिक नेता आरसी सिंह की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर आज चेली डंगाल में कोलियरी मजदूर सभा के कार्यालय परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर संगठन के नेता गुरदास चक्रवर्ती ने कहा कि आरसी सिंह की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर आज इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस रक्तदान शिविर का आयोजन ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और महिला समिति के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आरसी सिंह श्रमिकों के नेता थे जिन्होंने हमेशा समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए काम किया था। उनकी दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर आज इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नमस्कार। आज हमारे स्वर्गीय आरसी सिंह जी, जो कोलियरी मजदूर सभा के पूर्व महासचिव तथा एटक के राज्य अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद आरसी सिंह जी का द्वितीय मृत्यु वार्षिकी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने उनको स्मरण करते हुए आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग हमारे संगठन से जुड़े और भी बाकी लोग, लगभग 60 लोगों ने अपना रक्तदान किया स्वेच्छा से, और भी बहुत सारे लोग आए थे। बट क्या बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से हम लोग और ज़्यादा नहीं दे पाए, लेकिन हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि आगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कर सके। और इसके साथ साथ हम लोग जो समाज के विशिष्ट समाज सेवी हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर आमंत्रण किया था। वो लोग भी आए और अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित किए। ये कार्यक्रम हम लोग आज सफलपूर्वक पूरा किए। आज किस उपलक्ष्य में करवाया है? आज आरसी सिंह जी का द्वितीय मृत्यु दिवस वर्षगांठ है। तो ये हम लोगों का AYF और महिला समिति
पश्चिम बंगाल के तरफ से किया जा रहा है, जिसका ऑर्गेनाइज हम लोग AITC कोयलरी मजदूर सभा के तरफ से हो रहा है और ब्लड डोनेट किया जा रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप भी हुआ है इस उपलक्ष्य में और कम से कम 50 आदमी तो अभी तक दे दिया है। 70 आदमी का टारगेट था, लेकिन चूंकि 50 आदमी का ही ले रहा है SD हॉस्पिटल, इसलिए 50 आदमी का हम लोग ब्लड डोनेट किया। आपका नाम? अनिल कुमार सिंह, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी AITC कोयलरी मजदूर सभा। हमारे बिलावट नेता कमरेड RC सिंह द्वितीय মৃত্যুবার্ষিকী দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা আজকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করেছি অল ইন্ডিয়া ইউথ ফেডারেশন এবং পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সাহায্যে। সারাটা জীবন শ্রমিকদের জন্য RC সিং নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। শ্রমজীবী মানুষের লড়াই এবং আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিতেন। সেই দিনটাকে স্মরণ করে আজকে মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা এই রক্তদান। আপনার নাম? আমার নাম গুরুদাস চক্রবর্তী, जनरल सेक्रेटरी कोलियरी मजदूर सभा। आज उनका दूसरा पुण्यतिथि है। RC भाई मजदूरों के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं। अलग अलग सिद्धांत हो सकता है, लेकिन मजदूरों के सवाल पर हम एक साथ लड़ाई किए और उनके प्रति मेरा हमेशा श्रद्धा रहा। वो बड़े भाई हम लोग मानते, इसलिए उनके पुण्यतिथि में उपस्थित होकर और ब्लड डोनेशन कैंप हमारे इस समय के जनरल सेक्रेटरी गुरदास जी ने ऑर्गेनाइज किया है। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, इसलिए मुझे आने का अवसर। आज कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से जिला शासक दफ्तर के सामने उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा देने की मांग सहित 3 मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने कहा कि जब 2011 में ममता बनर्जी की सरकार आई थी, तब उन्होंने वादा किया था कि जहां जहां अल्पसंख्यक 10% से ज़्यादा की आबादी में हैं, वहां पर उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है कि शासन में रहने के 13 सालों बाद भी ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाए। वहीं उन्होंने WBCS परीक्षा में केवल बांग्ला को रखने का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये बंगाल है, यहाँ पर बांग्ला भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन सिविल सर्विस के इस परीक्षा में अगर उर्दू हिंदी भाषी विद्यार्थियों को केवल उनकी भाषा की वजह से वंचित किया जाएगा तो ये उचित नहीं है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जानिब से यहाँ पे आज DM ऑफिस में डिपुटेशन का प्रोग्राम रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2011 में TMC सरकार अमल में आई और आने के बाद उन्होंने वादा किया था कि 3 महीना के भीतर हम उर्दू को दूसरी सरकारी जबान, जहां जहां 10% उर्दू बोलने वाले लोग हैं, वहां पे उर्दू को दूसरी सरकारी जबान दी जाएगी। लेकिन अफसोस कि आज 13 साल वक्फा बीतने के बाद भी हमारी बंगाल के मोहतरमा वजीर आला दीदी जो हैं ये सोई हुई हैं और उर्दू का भला हुआ नहीं। इसी तरह से उर्दू के साथ साथ WBCS पे जो नौजवान तैयारी करते हैं, खा वो उर्दू मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हों, तैयारी करने से पहले जो बहाल चल रहा था, लेकिन 1 साल पहले ममता बनर्जी बंगाल की वजीर आला उन्होंने उस दरवाजों को भी बंद कर दिया। चूंकि 300 नंबर का बंगला को कंपलसरी कर दिया गया है, जिसके लिए उर्दू मीडियम के स्टूडेंट और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और उनके जो है रास्ते को, घर को बंद कर दिया गया है। जबकि हमारे नौजवान, हमारे साथी WBCS की तैयारी करके 2 हाथ का काम उनको मिलता था, लेकिन आज से 1 साल पहले जो भी दरवाजा था उसको बंद कर दिया गया है। बंगला है बंगाल में, ठीक है, हम लोग उसको मानते हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन बंगला को जो है उर्दू मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, वहां पर भी जो है शुरू से इस जबान को एक लैंग्वेज को जो है कंपलसरी करना चाहिए। लेकिन अचानक उसको बोल दे दिया गया है, जिससे उर्दू और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है, जो WBCS की तैयारी करते हैं, उनको बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मगरबी बंगाल में जो उर्दू एकेडमी है
उर्दू एकेडमी के जगह पर वो तृणमूल एकेडमी हो गया है। आप देखेंगे कि जिस तरह से आसनसोल उत्सव चल रहा है, आसनसोल उत्सव के साथ साथ हर साल मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के जानिब से आसनसोल में उर्दू मुशायरा और ड्रामा का प्रोग्राम मुनक्किद होता है। लेकिन ड्रामा के नाम पर, मुशायरा के नाम पर भोले भाले नौजवानों को जो लूटा जा रहा है, उर्दू के जो बच्चे हैं उनको लूटा जा रहा है, ये लूटना को बंद करना होगा। आज ये 3 डिमांड को लेकर हम लोग डीएम ऑफिस में आए हैं और हम लोग मांग करेंगे कि इसको जल्द से जल्द जो उर्दू की सरकारी जबान है इसको बहाल करना होगा। आज हमारे तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसनसोल के आसपास के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम हमेशा आप तक इस तरह से महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको इन खबरों के बारे में रहना है बाखबर तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी आसनसोल टाइम्स पर हम कुछ नया पोस्ट करें, कोई नई जानकारी आप तक पहुंचाएं तो वो सीधा आप तक पहुंचे, उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा आप www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं और हमारे पोर्टल के जरिए आसनसोल और शिल्पांचल की तमाम छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। আসানসোল পৌরসভা শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।